13 जनवरी साल 2012 शाम के 7:15 पर दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज अपने 7 दिनों के यूरोपियन सफर पर निकलता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कॉन्कोर्डिया और ये जहाज इतना बड़ा है कि इसमें टाइटैनिक से 2000 अधिक यात्री बैठ सकते हैं। इसीलिए अभी इसमें सफर कर रहे हैं 4252 लोग। इस जहाज में फैसिलिटी की बात करें तो इसमें 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 अलग अलग बार्स, एक कसिनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक बहुत बड़ा फिटनेस सेंटर और खेलने के लिए कार सिम्युलेटर जैसी चीजें मौजूद है। इस जहाज का पहला डेस्टिनेशन है इटली का शहर सावोना, जहां पहुंचने में करीब 1 दिन का समय लगने वाला है। लेकिन जहाज को चले हुए अभी केवल 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक से सभी को एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। इसके तुरंत बाद जहाज की सारी लाइटें बंद हो जाती है और जहाज पानी में एक तरफ झुकने लग जाता है। 9:45 पर जब लोग अपने कमरों में सो रहे थे तो कुछ सोए हुए लोगों की नींद टूट जाती है और वो अपने केबिन से बाहर आकर देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के माध्यम से बताया जाता है कि जहाज में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है। लेकिन असल बात ये थी कि जहाज का पूरा इंजन ही फेल हो चुका था और जहाज के कैप्टन लोगों से ये बात छिपा रहे थे। लेकिन पैसेंजर्स थोड़ी ही देर में समझ जाते हैं कि ये कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं ये टाइटैनिक जैसा हादसा दोबारा तो नहीं हो रहा। बड़ी ही अजीब की बात ये थी कि टाइटैनिक का हादसा ठीक उससे 100 साल पहले साल 1912 में हुई थी। धीरे धीरे ये जहाज और भी तेजी से झुकने लगता है और शिप के निचले कमरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। यहाँ तक आते आते लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये जहाज डूब रही है। इस जहाज को कोस्टा क्रोसियर नाम की इटालियन कंपनी द्वारा चलाया जाता था, लेकिन साल 2000 में इसे कार्निवल नाम की एक कंपनी खरीद लेती है। ये जहाज अपने जमाने का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज शिप था। कोस्टा कॉन्कोर्डिया, जिसे बनाने की कुल लागत $570 मिलियन थी। ये जहाज 952 फीट लंबा और 116 फीट चौड़ा था और उस दिन इस जहाज के कैप्टन थे फ्रांसेस्को अस्केटिनो, जो कि एक इटालियन नागरिक थे। 13 जनवरी साल 2012 के दिन शाम के 7:18 पर यह जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए रवाना होता है। अभी इस जहाज को चले हुए केवल 2 घंटे ही बीते थे कि यह जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है और ये कोई गलती नहीं थी। कैप्टन जानबूझकर इस जहाज को इटली के गिग्लियो आइलैंड के पास से ले जाना चाहते थे। जब भी कोई पानी का जहाज जमीन के करीब से गुजरता है तो उसे सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज समंदर तट से करीब 7 से 8 किलोमीटर अंदर चलते हैं, लेकिन सेल बाय के वजह से ये जहाज किनारे से केवल 150 मीटर दूर ही चल रहा था, जो कि इतने बड़े जहाज के लिए पत्थर और रिप का खतरा भी बन जाता है। पर कैप्टन ऐसा पागलपन कर क्यों रहे थे? दरअसल जब कैप्टन सेटिनो अपने सीनियर कैप्टन मारियो पोलम्बो के अंदर काम किया करते थे और ये मारियो भी इसी आइलैंड के निवासी थे, इसीलिए उस दिन कैप्टन सेटिनो अपने सीनियर कैप्टन को कॉल करके कहते हैं कि हम आपके लिए सायरन बजाकर आपको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। लेकिन मारियो कहते हैं कि मैं तो अभी वहाँ पर हूँ ही नहीं। इतना बात होकर 9:40 पर कॉल कट हो जाती है और इसके कुछ मिनट बाद ही एक भयानक सी आवाज आती है। ये जहाज पानी के अंदर मौजूद पत्थर से जाकर टकरा जाता है। इस टक्कर में कॉन्कोर्डिया जहाज का हल लगभग 115 फीट तक फट जाता है। जहाँ पर यह टक्कर हुआ था ये जहाज आइलैंड से केवल 300 फीट ही दूर थी। इस टक्कर के बाद इसके हल में लगातार पानी भरने लगता है और इंजन रूम में पानी भरने के कारण से जहाज पर पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। 9:52 पर शिप इंजीनियर और बाकी के वर्कर्स मिलकर इमरजेंसी जनरेटर को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी इमरजेंसी जनरेटर भी चालू नहीं हो पाता। शिप इंजीनियर ये पूरा प्रॉब्लम जहाज के कैप्टन सेटिनो को बताते हैं, पर कैप्टन इंटरकॉम पर पैसेंजर से झूठ बोल देते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, केवल एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे हम बहुत ही जल्द ठीक कर लेंगे। इस टक्कर के बाद भी जहाज रुकती नहीं और वो लगातार आइलैंड से दूर बढ़ती जा रही थी। रात के 10 बजे के करीब सेटिनो जहाज को वापस आइलैंड के पास ले जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन यू टर्न लेने के कारण से ये जहाज और भी तेजी से झुकने लगता है। इसी बीच कुछ पैसेंजर परेशान होकर इटली के लोकल कोस्ट गार्ड को कॉल कर देते हैं। 10
12 मिनट पर इटालियन कोस्ट गार्ड कैप्टन सेटिनो को कॉल करते हैं, लेकिन सेटिनो उनसे भी झूठ बोल देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, केवल एक नॉर्मल सा ब्लैकआउट है। Buonasera Porta Concordia, cortesemente avete dei problemi a bordo voi? Sì, alternativo abbiamo un blackout a bordo e stiamo verificando le condizioni. Che tipo di problema? Solamente il generatore, perché i carabinieri di Prato hanno ricevuto una telefonata di un parente di un marittimo che diceva durante il pranzo mi è cascato tutto in testa. No, negativo, abbiamo un blackout e stiamo verificando le condizioni a bordo. लेकिन आधा घंटा बीतने के बाद अंततः कैप्टन सेटिनो का भी मन बदल जाता है और रात के 10:22 पर कैप्टन सेटिनो वापस से कोस्ट गार्ड को कॉल करके कहते हैं कि जहाज के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा छेद हो गया है, इसीलिए हमें लाइफ बोट और रेस्क्यू टीम की जरूरत है। 10:33 पर सभी पैसेंजर्स को अनाउंस किया जाता है कि वो इमरजेंसी एरिया में जल्दी पहुँचे और 10:54 पर कैप्टन सेटिनो ऑर्डर देते हैं कि जहाज को अबेंडन कर दिया जाए, यानी कि जहाज को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। अब तक नीचे के कई सारे केबिन डूब चुके थे और ऊपर के केबिन के सारे सामान इधर उधर उछल रहे थे। आप एक बार सोच कर देखो कि इस वक्त जहाज पर 4200 से भी ज्यादा लोग सवार हैं और ये जहाज 50 डिग्री तक मुड़ चुका है। इतना सब सुनने के बाद जहाज पर पूरा भगदड़ मच जाती है। 11:19 पर जहाज को अबेंडन का ऑर्डर देकर कैप्टन सेटिनो सबसे पहले इस जहाज को छोड़कर भाग जाते हैं। 11:30 बजे के लगभग 2000 से 3000 लोग सेफली लाइफ बोट के सहारे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जहाज के अंदर फंसे हुए थे। इटालियन रेस्क्यू टीम की नाव और हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में मदद कर रही थी, लेकिन रेस्क्यू टीम को एग्जैक्ट मालूम नहीं था कि कहां पर कितने सारे लोग फंसे हैं। इसीलिए रात के 12:40 पर कोस्ट गार्ड कमांडर कैप्टन सेटिनो को कॉल करते हैं और सेटिनो को गुस्से में कहते हैं कि वापस शिप पर जाओ और लोगों की मदद करो, लेकिन सेटिनो बहाने बनाने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैं अब वापस नहीं जा सकता। Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Col comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino. Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, ci sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. Okay. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so. Uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Però ma si rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Adesso va a bordo e mi viene subito a dire quante persone ci sono. Va bene, comandante. Sto andando. Vada, subito. इतना सब होने के बाद भी कैप्टन सेटिनो वापस जहाज पर नहीं जाते और रात भर कोस्टा के रेस्क्यू को दूर से ही देखकर मजे लेते रहते हैं। अगली सुबह जब उजाला होती है तब जाकर लोगों को एहसास होता है कि एक्चुअल में रात को क्या हुआ था। सुबह तक ज्यादातर लोग रेस्क्यू हो चुके थे। 3 से 4 लोगों की मौत भी कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस जहाज के अंदर फंसे हुए थे। ऐसे ही 14 जनवरी को एक साउथ कोरियन कपल को रेस्क्यू किया जाता है जो इसी तरह से अपने केबिन के अंदर ही फंस गए थे और इस हादसे में कुल मिलाकर 32 लोगों की मौत होती है। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस जहाज से तेल निकालना और इस पूरे जहाज को रेस्क्यू करना। इंजीनियर्स ने जब इस जहाज को देखा तो उन्होंने बताया कि अब इस जहाज को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इस जहाज के अंदर से करीब 19 लाख लीटर फ्यूल को निकाला जाता है और केवल इस काम को करने में ही 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस जहाज को खड़ा करके यहाँ से ले जाना। इसके लिए पानी के अंदर एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ पर इस जहाज को सीधा किया जा सके। इसके बाद इस जहाज के ऊपर वाले साइड पर बड़े बड़े लोहे के कंटेनर लगाए गए। इन वाटर टाइट बक्सों को केसन कहा जाता है और इन बक्सों में पानी को भरा गया जिससे कि ये भारी हो जाए और केबल का इस्तेमाल करके इन बक्सों को खींचा गया ताकि इन्हें एक भार
आहार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और फिर 13 सितंबर साल 2013 को एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है कॉन्कोर्डिया जहाज को सीधा करने का। मशीन की मदद से इस जहाज को सीधा करने में 19 घंटे लगते हैं। इसके बाद और भी केसन को जहाज के दूसरी तरफ लगाया जाता है ताकि इसे पानी पर तैराया जा सके। दोनों तरफ मिला के टोटल 15 केसन लगाए जाते हैं। इसके बाद उन सभी केसन से पानी को निकाल दिया जाता है जिससे कि ये नाव केसन की सहायता से तैरने लगती है। इस पूरे जहाज को रेस्क्यू करने में कंपनी को लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। वहीं इस जहाज को रेस्क्यू करने में कंपनी को $799 मिलियन का खर्चा आता है। इस जहाज को यहाँ से पोर्ट पर ले जाने के लिए दूसरे जहाज का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खींच कर ले जाते हैं। यहाँ तक आते आते कंपनी को $1.2 बिलियन का खर्चा आ जाता है। इसके बाद इस जहाज को स्क्रैप करने का काम शुरू होता है जो जुलाई 2017 में जाकर खत्म होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से ही लीगल केस भी शुरू हो चुके थे जिसमें कंपनी ने सभी पैसेंजर्स के टिकट का प्राइस वापस किया और इसके अलावा सभी को 11,000 यूरो की कंपनसेशन दी जो इंडियन रुपए में 10 लाख रुपए होता है। इसके अलावा जो लोग मारे गए उनके परिवार को एक अज्ञात राशि दी गई और इस पूरे हादसे में कंपनी को लगभग $2 बिलियन का लॉस होता है। वहीं इस जहाज के भगोड़े कैप्टन सेटिनो को साल 2017 में 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई और आज इस हादसे के 13 साल बाद भी सेटिनो अभी भी जेल में चक्की चला रहे हैं।